Hello everyone, welcome to our channel Learn with Mr. Feelings. In the previous video, we were discussing problems based on photoelectric effect. तो हम next problem continue करते हैं. The electric field associated with a monochromatic beam becomes 0 1.2 into 10 power 15 times per second. Find maximum kinetic energy of the photoelectrons when this light falls on a metal surface whose work function is 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मोनोक्रोमैटिक बीम मीन्स लाइट का एक पार्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ है. अब हम ये भी जानते हैं कि लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव साइन वेव या कॉस वेव होता है. इन रियल लाइफ में ये एग्जैक्टली साइन या कॉस वेव नहीं होता है, बट हम एज ए स्टैंडर्ड साइन या कॉस वेव लेकर चलते हैं. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है. तो हमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता करना है. हमें वर्क फंक्शन फाई दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर हम एनर्जी जो मोनोक्रोमैटिक बीम इंसिडेंट कराया जा रहा है उसकी एनर्जी पता कर लें तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स पता कर सकते हैं. तो इसकी हेल्प से हमें एक फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो इसकी हेल्प से अगर हम टाइम पीरियड पता कर लें फिर 1/t करके फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम पीरियड अगर t है तो 1/t फ्रीक्वेंसी होगा. तो एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो वहाँ से एक फोटॉन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं एक टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड कितनी बार जीरो हो रहा है. ये एक टाइम पीरियड है. इसमें हम ज़रा देखें, एक एम्पलीट्यूड यहाँ पर जीरो हो रहा है, एक एम्पलीट्यूड यहाँ पर जीरो हो रहा है. उसी तरह दूसरे इंटरवल में भी देखेंगे, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है. यानी कि हर एक टाइम पीरियड में 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है. अब यहाँ पर देखते हैं टी टाइम पीरियड टी है, यूनिट सेकंड लेते हैं तो टी सेकंड में 2 बार जीरो हो रहा है. यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लेते हैं 2t सेकंड में 4 टाइम जीरो हो रहा है. उसी तरह अगर यहाँ से लेकर एक और टाइम पीरियड ऐड कर दें तो 3t सेकंड में 6 टाइम जीरो हो रहा है. सिमिलरली 1.2 इंटू 10⁻15 बार जीरो होने के लिए 0.6 इंटू 10⁻15 टी सेकेंड समय लगेगा. तो ये जो समय है वो क्वेश्चन में दे ही दिया है कि 1 सेकेंड लग रहा है इतने जीरो होने में. तो ये टोटल समय 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा. 0.6 इंटू 10⁻15 टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो यहाँ से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम पीरियड हो जाएगा 1/0.6 इंटू 10⁻15 सेकेंड. तो 1/t कर दे रहे हैं 0.6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड. ये यूनिट हो जाए हर्ट्ज की. तो 1/t फ्रिक्वेंसी होता है तो न्यू हो जाएगा ये वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड. तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड लिखें या फिर हर्ट्ज लिखें. अब एक फोटॉन की एनर्जी ई हम लिख सकते हैं h इंटू न्यू. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 ही रखते हैं अभी. 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू है 0.6 इंटू 10⁻15. सारा SI यूनिट में है तो ये जूल में आएगा. कितना आएगा जूल में? ये पर आ जाएगा लगभग 3.96 इंटू 10⁻19 जूल. अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर हम एनर्जी कैलकुलेट कर लिए हैं एक फोटॉन की. तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल सकते हैं E-5 करके. एनर्जी है 2.47 माइनस 5 है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आएगा आंसर आपका 0.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा आंसर हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछा था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, photons of energy 5 electron volt are incident on cathode. Electrons reaching the anode have kinetic energy from 6 electron volt to 8 electron volt. Find the work function of the metal, और हमें दिया गया है आइसोलेटेड वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फिगर बना लेते हैं तो हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये हमारा फिगर है, 5 वोल्ट आइसोलेटेड वोल्टेज है, ये एनोड है, कैथोड पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराया जा रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये 5 वोल्ट उसको ऑसिलेट करा रहा है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक वैरी करती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का रेंज, 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक। अब ज़रा एक केस लेते हैं, अगर कोई 0 काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनोड पर पहुंचेगा तो कितना एनर्जी हो जाएगा उसका। तो ये ऑसिलेटेड वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी हो जाएगी जब वो एनोड पर पहुंचेगा, 0 काइनेटिक एनर्जी वाला जो यहाँ से इमिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी से निकलता है तो जब वो एनोड पर पहुंचेगा तो उसका कितना हो जाएगा एनर्जी टोटल 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड हो जाएगा इसमें। अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से निकलता है तो ये 5 वोल्ट ऑसिलेट करके उसको 6 वोल्ट कर देगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनोड पर जब पहुंचेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया है, जो भी एनोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है उसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही है। तो इसको अगर हम एक टेबल से देखें तो ज़्यादा आसानी होगा टेबल बनाकर। ये आइसोलेटेड वोल्टेज है, इसका काम है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन की। तो कितना बढ़ाएगा, 5 वोल्ट है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बढ़ा देगा। अब यहाँ हम टेबल बनाते हैं, एक कैथोड का, एक एनोड का। एनोड पर जब इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है तो कितना एनर्जी है, और कैथोड से जब निकल रहा है जस्ट तो कितना एनर्जी है। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है 6 इलेक्ट्रॉन से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जा रही है एनोड पर, वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा है। यानी कि ये रेंज दिया हुआ है आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से इमिट हो रहा है वही सिर्फ एनोड पर पहुंच पा रहा है। बाकी ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कह लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिसका कम काइनेटिक एनर्जी से जो इमिट हो रहा है वो एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं सारे के सारे एनोड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वही सिर्फ पहुंच पा रहा है एनोड पर, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वाले इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तभी तो ये 5 वोल्ट ऑसिलेटेड वोल्टेज और एनर्जी बढ़ाकर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दे रहा है। तो ये हमें दे दिया, ये क्या है कि मैक्स दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हमारा इक्वेशन से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5 से काइनेटिक एनर्जी मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और एनर्जी ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। तो यहाँ से हम 5 कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये हमारा मेटल का वर्क फंक्शन पता चल गया। इस मेटल ये अगर इसी में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसके द्वारा वो एनोड पर अगर पहुंच जा रहे हैं तो करंट फ्लो करने लगेगा इस सर्किट में, तो करंट सैचुरेशन करंट के इक्वल होगा या उससे कम होगा, ये अगर पूछा जाए तो इसको हम बता सकते हैं ऐसे कि हम यहाँ पर इस डाटा से पता ही चल रहा है कि जो एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 से लेकर 1 तक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है वो तो पहुंच नहीं पा रहा है। यानी कि हम एक बोल सकते हैं कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सारे के सारे नहीं पहुंच पा रहे हैं एनोड पर। यानी कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड नॉट इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड, इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे करंट जो होगा वो सैचुरेशन करंट से कम ही होगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट पर ही ऐसा ही हो सकता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, तो करंट सैचुरेशन करंट से कम होगा। तो ये सारे अच्छे प्रॉब्लम हैं, अगर आप एनालिसिस कर पाते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन है लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस बाय द इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, इक्वेशन फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमें वर्क फंक्शन दे दिया है और काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछा है। जो ये वेव का इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम दो पार्ट में ऐसे देख सकते हैं कि ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है 100 वोल्ट पर मीटर। तो ये एक वेव है एक ये वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड 100 है। तो दो वेव हैं दोनों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी भी है। इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी देखते हैं ओमेगा 1 लिखते हैं, एक कितना है 3 × 10⁻15 पर सेकेंड। एंगुलर फ्रिक्वेंसी दूसरे की देखते हैं 8 × 10⁻15 पर सेकेंड। अब हम ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी न्यू में रिलेशन जानते हैं। न्यू इक्वल टू होता है ω/2π। यहाँ पर देखते हैं इन दोनों एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए जिसका ओमेगा ज़्यादा होगा उसके लिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ω2 ज़्यादा है ω1 से, इसलिए न्यू फ्रिक्वेंसी 2 की ज़्यादा होगी न्यू1 से। तो हम मेटल पर दोनों फ्रिक्वेंसी न्यूअर और न्यू2 दोनों फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कब मिलेगा, जब ये एनर्जी ज़्यादा होगा। फाई तो दोनों के लिए सेम ही लिए हैं, वर्क फंक्शन है मेटल का। तो एनर्जी ज़्यादा कब मिलेगा, जब हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले लाइट का एनर्जी लेंगे। तो यहाँ से हम मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे न्यू2 से। न्यू2 के करेस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी दिया है ω2, तो न्यू2 हो जाएगा ω2/2π ω2/2π। तो एनर्जी हो जाएगा H × न्यू2। ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन द अबव क्वेश्चन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसा दिया रहा है देन फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कि हमें वर्क फंक्शन वही लेना है, फाई इक्वल टू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हो गया 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं 2 sin A sin B का फार्मूला cos A - B - cos A + B। तो इसमें हमें इस फार्मूले की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये दो वेव का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि पिछले वाले में एडिशन था। तो ये मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हम दोनों वेव की फ्रिक्वेंसी पता कर सकते हैं।
तो अगर हम इस पूरे को हम ए माने, इसको हम बी माने, और ये कर दे रहे हैं 2 × 50, 2 साइन है, साइन बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं 50 यूनिट वोल्ट पर मीटर रहेगा। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी 3 - 8, और कॉस के अंदर अगर माइनस देते हैं तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻15 पर सेकेंड इंटू टी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 11 × 10⁻15 पर सेकेंड इंटू टाइम। ये चीज़ पूरा हो जाएगा। यहाँ से हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω1, इसको हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω2 कहते हैं। तो ω1 का वैल्यू हो गया 5 × 10⁻15 यूनिट पर सेकेंड। ω2 का वैल्यू हो गया 11 × 10⁻15 रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकेंड होगा, रेडियन पर सेकेंड, इसको भी बोल सकते हैं रेडियन पर सेकेंड यूनिट। तो ω1 की करस्पॉन्डिंग ν1 और ω2 की करस्पॉन्डिंग ν2। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का एनर्जी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं। तो ई का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं h × ν2 की करस्पॉन्डिंग क्यों? क्योंकि ω2 इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ν2 वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा वैल्यू, h का वैल्यू रख देंगे ν2 की जगह ω2/2π। ये वैल्यू आता है 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7.2 - 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो जाएगा 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज 4 ऑप्शन है ABCD, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको जानने से पहले आपने अगर वेव थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन हो पाती है, वेव थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसके रीजन है देयर इज ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। वेव थ्योरी कहता है कि किसी भी फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराने पर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है जिससे कम फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है। तो ऐसा लाइट के क्वांटम नेचर से ही एक्सप्लेन हो पाता है। तो ऑप्शन ए इज सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। सही है भी ऑप्शन। वेव थ्योरी कहता है कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, बट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट ये कहता है कि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन है इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस इमीडिएटली। तो अगर हम लाइट को क्वांटम नेचर या पार्टिकल एक मानकर सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में नेग्लिजिबल टाइम लगता है। ऐसा रियल में भी होता है, बट वेव थ्योरी कहता है कि कुछ टाइम लगेगा, बट रियल में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इमीडिएटली निकलता है, या फिर कह लीजिए नेग्लिजिबल टाइम लगता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डी है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। तो फोटो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्वांटाइज तो होता ही है, लेकिन ये रीजन नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट करने में क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को मानकर। तो फाइनली ए, बी एंड सी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हीलियम एटम इमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम
द रिकॉल एनर्जी ऑफ द एटम ड्यू टू द इमिशन ऑफ फोटॉन विल बी। तो इसमें हम एक फोटॉन इमिट होने से पहले हीलियम एटम को रेस्ट में मानेंगे। हीलियम एटम रेस्ट में नहीं दिया है, बट ऐसा क्वेश्चन देने का मतलब अंडरस्टूड है कि आप हीलियम एटम को इनिशियली रेस्ट में मानें। और फाइनली जब एक फोटॉन इमिट होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से हीलियम एटम रिकॉल होगा, और तब हम हीलियम एटम और फोटॉन को सिस्टम मानकर बोलेंगे कि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। कौन सा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ऐसा सिचुएशन है इनिशियली, और फाइनली जब एक फोटॉन 0.1 एंगस्ट्रॉम का इमिट हो रहा है तो हीलियम एटम रिकॉल हो रहा है कुछ एनर्जी से। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हीलियम एटम क्या है? जीरो है, रेस्ट में है। तो बाद में एक फोटॉन निकलता है लैम्डा वेवलेंथ, तो मोमेंटम हो जाएगा फोटॉन का h/λ, और ये उसके बैकवर्ड में जाएगा क्योंकि शुरू में जीरो था। तो इधर हम एक्स कैप डायरेक्शन मान रहे हैं, तो एक्स कैप डायरेक्शन में h/λ मोमेंटम हो गया है फोटॉन का, और हीलियम का एटम होगा। हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के मास के बराबर लगभग लेते हैं तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अगर इधर एक्स कैप डायरेक्शन मांगते हैं तो प्रोटॉन का लीनियर मोमेंटम h/λ, और ये इसके अपोजिट है तो माइनस टाइम होगा। हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन के मास के बराबर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी वेलोसिटी से अगर बैकवर्ड हो रहा है, 4m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ हीलियम का। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं h/λ इज इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी। तो ये है लीनियर मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम। तो लैम्डा का वैल्यू एच का वैल्यू रखकर हम पता कर सकते हैं कितना मोमेंटम है। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं हीलियम का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम क्या हो जाएगा? p²/2 मास ऑफ हीलियम एटम। तो ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो। इसको पता करने के लिए रिलेटिविस्टिक केस है कि नहीं है, ये p हमें यहाँ से पता हो जाएगा, लैम्डा और h का वैल्यू रखें। p इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट करेंगे, इसका वैल्यू अगर बहुत कम होगा रेस्ट मास ऑफ हीलियम एटम से, रेस्ट मास ऑफ हीलियम एटम से, वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आप जरूर पाएंगे। तो इसलिए ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पी का वैल्यू मोमेंटम रखते हैं, ये वैल्यू या ये वैल्यू रखते हैं। अगर ये वैल्यू रखते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 10⁻11। ये कहाँ से आएगा? ये लैम्डा का वैल्यू है। एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 हो जाएगा और ये 10⁻11 हो जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका p²/2 यम है तो मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 इंटू मास कितना है हीलियम एटम का? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन का भी वैल्यू रख दे रहे हैं 1.6 रख रहे हैं 67 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमें जूल में मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पता करना हो तो हम डिवाइड कर देंगे और 1.6 इंटू 10⁻19 इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। तो हमारा रिकॉल एनर्जी कितना हो गया? 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ए मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट विच इज लार्जर देन लैम्डा, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted बिफोर द emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप।
तो इसका हम फिगर बनाते हैं पहले। तो ये हमारा मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है, इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो हम यहाँ से वर्क फंक्शन इसका पता कर सकते हैं SC/λ0 करके। ये लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है, तो हम इसकी एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है वो पता कर सकते हैं। तो कितने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से एनर्जी निकलेगा वो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल सकते हैं। कि मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स अगर निकालें तो एनर्जी -5 होता है। तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम SC/λ, लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है, माइनस वर्क फंक्शन कितना होगा SC/λ0 दिया है। λ0 ज़्यादा है तो मतलब λ0 ज़्यादा है लैम्डा से, तो इसका मतलब इसके जितना इसका वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी वाला लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है, तभी फोटो इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन तो होगा। तो ऐसा भी है नहीं कि अगर ज़्यादा एनर्जी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है, एक समय ऐसा भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते इस पर चार्ज जनरेट हो जाएगा, उस चार्ज के कारण इसका एक पोटेंशियल हो जाएगा इस स्फीयर का। तो उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो एक समय पर जब पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसा हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये मेटल स्फीयर एक कैपेसिटर की बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह। तो जब कैपेसिटर की तरफ बिहेव करेगा तो इसका कैपेसिटेंस कितना बोल सकते हैं। अगर रेडियस A है तो C हम बोल सकते हैं 4πε0 A। इसकी इतनी कैपेसिटेंस रहेगी और इसके द्वारा ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, क्यों हम निकाल सकते हैं C × V। वही V बोल रहे हैं जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो C कैपेसिटेंस × V जब Vs हो जाएगा तो इतना ही ये चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब टोटल चार्ज Q के बराबर हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा। इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा अब निकल नहीं पाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन रुक जाएगा। यहाँ से हम पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या ले सकते हैं E × Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ से हम Vs का वैल्यू निकाल सकते हैं। SC कॉमन ले लें, SC/E तो अंदर हो जाएगा 1/λ - 1/λ0। तो जब T टाइम पर चार्ज हमें कितना मिल जाएगा, T टाइम पर मान लीजिए ये चार्ज हो जाएगा 4πε0 A × V। V जब Vs के बराबर हो जाएगा तो अब चार्ज रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब इमिट नहीं होगा। तो Q को टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Q को हम n के टर्म में लिख दें, Q = n × E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 4πε0 A × Vs का वैल्यू ये रखते हैं SC/E 1/λ - 1/λ0। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा 4πε0 A SC/E² 1/λ - 1/λ0। ये पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इमिट होंगे, इतने इमिट होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब तक हम कई वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू।